हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट स्टार्ट करता हूं मैं। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने पढ़ रखा था। चलिए, आप सभी का स्वागत है। करंट के बारे में बात करते ही देखिए, इलेक्ट्रिक करंट एक आपको जीआईएफ दिख रहा होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई कंडक्टर है, ये छोटी और बहुत बेसिक सी बातें हैं। और चलिए हम लोग थोड़ा समराइज करते हैं चीज़ों को। जो आपने पहले पढ़ रखा उसी को समराइज करेंगे। देखिए, ये कंडक्टर है और जब इसको बैटरी के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो इससे करंट फ्लो करना शुरू करता है। और लेट्स से इस सर्किट में यदि आई करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जस्ट इसके उल्टा होता है, क्योंकि जब हम V वोल्ट की बैटरी जब कनेक्ट करते हैं तो इसके अक्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दिस वन इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। और सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से। तो यहाँ पे एवरेज करंट की यदि हम बात करें तो एवरेज करंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन टाइम डेल्टा टी, दिस वन इज द एवरेज करंट। एंड वन मोर थिंग, इफ यू टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस करंट which is dq by dt is equal to I, and उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिमिट द इंटरवल ऑफ डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, ये सारे रिजल्ट आप लोग जानते होंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक्स होता है। और करंट में इतना तो आप लोगों का ऐसा चैप्टर है कि आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या लिख सकते हैं। देखिए, एक रिजल्ट होगा dq इज इक्वल टू आई डी टी। इफ आई इज अ फंक्शन ऑफ t, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम इंटरवल t1 टू t2, और दैट विल गिव यू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो चार्ज यदि टाइम का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो करंट आ जाएगा, और यदि करंट यदि टाइम का फंक्शन है तो इंटीग्रेट कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा। देखिए, थोड़ा इसको और इलॉबरेट करते हैं हम। इफ आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, और उसका यदि हम ग्राफ बनाए आई वर्सेस टी का, देखिए, मान लिया कि ये कुछ ऐसा है, एक रैंडम ग्राफ ले लिया, वेरिएशन हमने दिखा दिया, और ये है आई आपका, और ये टाइम, ये है इंटरवल t1, और यहां पे t2, एंड दिस टाइम इंटरवल इज t2 माइनस t1 विच इज डेल्टा t। देन दिस I dt is the element of time. This one is the dt with respect to some value of I. Then I dt is what? IIT वालों के लिए थोड़ा ये आसान होगा, नीट वाले थोड़ा ध्यान से देखें। I dt is what? तो कहेंगे I इसकी लंबाई है, लेंथ है, और dt इसकी चौड़ाई है। I dt is the element, ओह सॉरी, पूरा ग्राफ ही मिट गया, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, I dt is area, this one is the dA. I dt is the area, I and dt, and I dt यानी एलिमेंटल एरिया को कहां से कहां तक जोड़ना है, तो फ्रॉम t1 टू t2, दैट विल गिव यू टोटल एरिया अंडर दिस कर्व which is whole area, or this is what
ये एरिया ही ये है, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर I वर्सेस टी कर्व। ये लीजिए, यहां तक की चीजों को हमने समराइज कर दिया। तो I वर्सेस टी का जो एरिया होगा विथ टी एक्सिस, दैट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। ओके, प्लीज राइट डाउन। ओके, some basic questions based on this. If I is equal to 2t plus 1 ampere, then how much current flow in time t is equal to 2 second to t is equal to 4 second? Do it fast. रिलेशन का यूज करिए और इसको निकालिए। पहले dq निकालिए, dq is equal to I dt and for the time interval 2 to 4, that will give you delta q. I is equal to 2t plus 1 into dt, limit from 2 to 4, integrated 2 into t square by 2 plus t, 2 get cancel out, and limit from 2 to 4. First put the upper limit on t square, which is 4 plus 16, 4 का स्क्वायर, ओके, स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 4 plus 2, 6, which one is 16, and the answer is the 14 coulomb. Okay, 14 coulomb of charge flow through the time t is equal to 2 second to 4 second. Yani in this 2 second time interval, the amount of charge flow is 14 coulomb. Now, if we write the question like this, do it fast. If q is equal to 3t square plus 4t plus 5, then what current flow? Current flow at t is equal to 2 second. 2 second. t is equal to 2 second. 2 second पे कितना करंट फ्लो करेगा बताइए। ओके, differentiate it. I is equal to dq by dt. I think, is it clearly visible? Reply yes or no. I think it is visible. Okay, this one is the 6t plus 4. This is the basic differentiation. So I am not going to the formula. I just hope so कि you are already done this. And the time t is equal to 2 second, then 12 plus 4 is equal to 16 ampere. Okay, moving on the next topic, current density. It is a current flowing per unit cross sectional area and denoted by j vector. It means what? It is a vector quantity. This one is the first point, and second one is it is a vector quantity and its direction. So direction of j vector always toward the direction of current.
Okay, let's see here. This one is the cross section of conductor is clearly visible, and here this one is the J vector. Right now I am not saying this one is the J vector. यदि मैं इसको कहूं कि यह है सिर्फ और सिर्फ करंट I जो इधर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, देन एज पर डेफिनेशन J इज इक्वल टू I बाई A. But if we consider the cross section area is in this way, then this area is, let's say, A. यहां पे भी एरिया है, ये है, और यहां पे भी एरिया है. बट ये मत सोचिए कि इसका इस डायग्राम से कोई लेना देना है. ये अलग कंसेप्ट है, ये अलग है. इसको S या A' भी लिखा जा सकता था. एंड ये जो एंगल बना रहा है यहां से, दिस एंगल इज थीटा फ्रॉम द वर्टिकल. ओके, अब इस एरिया को हम देखिए, इसको ब्रेक करते हैं along वर्टिकल डायरेक्शन एंड along हॉरिजॉन्टल. तो यदि A है तो दिस एरिया इज A cos थीटा एंड दिस एरिया इज A sin थीटा, because this area is just like a hypotenuse. Okay, A cos theta and A sin theta. अब कौन से एरिया से करंट पास करेगा? यदि करंट ऐसे जा रहा है, फ्लो कर रहा है, तो कौन से एरिया कट करेगा? सामने जो परपेंडिकुलर आ रहा है या ऐसे जो फ्लैट है? तो योर आंसर होगा आपका कि कॉस कंपोनेंट के साथ, यानी A cos थीटा. तो एज पर दिस डेफिनेशन J इज इक्वल टू I अपॉन A cos थीटा, and here I is equal to JA cos theta. Now इस रिजल्ट से देखिए हम एक रिजल्ट और लिख सकते हैं. इसको मॉडिफाई कर दिया, J डॉट A I इज इक्वल टू J डॉट A, यानी J वेक्टर क्या है? यदि हम देखें इसमें, तो जो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा. और एरिया वेक्टर देखिए, ये है आपका एरिया वेक्टर, ये है सरफेस. एरिया वेक्टर इसके पैरेलल ऐसे चला जाएगा, परपेंडिकुलर, सॉरी, ये आपका एरिया वेक्टर. और यदि ये एंगल थीटा है तो एज पर ज्योमेट्री आप देखेंगे तो ये एंगल थीटा बन जाएगा. तो थीटा इज द एंगल बिटवीन J वेक्टर एंड A वेक्टर. इट मींस व्हाट? I इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया. इस रिजल्ट में देखें तो यहां पे I इज इक्वल टू JA इसलिए देख रहा है क्योंकि इसका एरिया वेक्टर एंड करंट डेंसिटी दोनों का डायरेक्शन एक है. J वेक्टर भी इधर है और इसका एरिया वेक्टर भी इधर है, और यहां पे एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 है, इसलिए I इज इक्वल टू JA दिख रहा है. पर यहां पे इन जनरल I इज इक्वल टू J डॉट A होगा. ओके, आइए देखते हैं हम आगे. करंट डेंसिटी, करंट ड्यू टू वेरिएबल करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी किसका फंक्शन होगा? तो कहेंगे वो पोजीशन का फंक्शन हो सकता है. तो एक जस्ट एक बेसिक एग्जांपल से चलते हैं. देखिए ये क्रॉस सेक्शन है, वायर का क्रॉस सेक्शन बहुत थिन होता है, पर हम देखने के लिए इसको बड़ा बना रहे हैं. मान लेते हैं कि इसके जो क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो दिख रहा है, इससे करंट डेंसिटी हर जगह अलग अलग है. तो क्या करेंगे? सबसे पहला, यू हैव टू टेक एरिया एलिमेंट. दिस वन इज द DA and DA vector. Okay, and J vector, J तो सेंटर से कैसे वेरी कर रहा है? तो यहां का आपका J वेक्टर आपको दिया होगा. देन फर्स्ट कंसीडर एलिमेंटल एरिया. एलिमेंटल एरिया, इस एलिमेंटल एरिया से जो करंट भी पास करेगा, एलिमेंटल करंट पास करेगा. तो इफ एलिमेंटल करंट DI पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू DA, देन DI इज इक्वल टू J डॉट DA.
first we have to calculate the elemental current passing through the elemental area, then we have to integrate across the whole area and we will get the resulting current I through this cross section. These are the basic procedure apply and everywhere we have to follow this procedure when and only when the current density as a function of position on area. Okay, in which order we will discuss in the question part. Okay, write down, this is the very important concept. Okay, moving to the next question part. Question is, in a long wire of round cross section, let's say this one wire, this pen is your wire and the cross section is look like this. Okay, if we plot only the cross section is here and having the radius r and the current density varies. Be careful and listen properly. Current density with the radial distance from the wire from the axis of wire. ये देखिए वायर जो है जिसका क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है उसका एक्सिस कहाँ से पास करेगा, इसका सेंटर से होकर पास करता है, ये इसका एक्सिस है। तो यहां से जितना आप दूर जाएंगे यानी इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 0 है, यहां तक पहुंचेंगे या कहीं पे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आपका r हो जाएगा। एंड करंट डेंसिटी इज वेरी लाइक दिस, j इज इक्वल टू cx स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट, एट x इज इक्वल टू 0 इट मीन्स इट इज एट इट्स सेंटर, सेंटर पे j बराबर हो जाएगा आपका 0। जैसे ही इसके रेडियस पे आएगा या पेरीफेरी की बात करें, पेरीफेरी पे आएगा वहां पे x बराबर r, तो वहां पे j बराबर हो जाएगा आपका cr स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन अ वायर वेयर c इज द पॉजिटिव कांस्टेंट। लेट्स सी हियर, आइए देखते हैं। यदि करंट डेंसिटी यदि कांस्टेंट होता, लेट से x का फंक्शन नहीं होता, J बराबर C एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो यदि J हमें पता होता और एरिया पता होता तो I इज इक्वल टू तुरंत कह देते J इंटू ए, काम खत्म हो गया, कंप्लीट। पर यहाँ के हर एक पोजीशन पे ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं तो वैल्यू चेंज होती जा रही है। देखिए क्या करेंगे, यहां से x इज इक्वल टू x डिस्टेंस पे एक रिंग लेंगे और उस रिंग का थिकनेस dx, देखिए इस रिंग का थिकनेस ये dx कंसीडर किया हमने, dx एंड द रेडियस इज x। ऐसा क्यों कंसीडर किया हमने, क्योंकि जो करंट डेंसिटी का वेरिएशन है कुछ इसी ऑर्डर में है। तो यहां से समान दूरी पे जाने पे, सेंटर से समान दूरी पे आप गए या इक्वल डिस्टेंस पे गए तो वहां पे करंट डेंसिटी की वैल्यू सेम है। यानी इस रिंग के हर एक पॉइंट पे जो J की वैल्यू है, J इज इक्वल टू C एंड x बराबर x, cx स्क्वायर। देन amount of current flow through elemental area dA and dA is equal to 2 पाई। देखिए कितना एरिया होगा यदि इस स्ट्रिप को, एलिमेंटल स्ट्रिप को ऐसे समझे कैंची से काट कर ऐसे फैला दिए तो कितना लेंथ बनेगा, आप ऐसे देखिए। तो ये थिकनेस हुआ बच्चों dx और ये पूरी लंबाई कितनी बन जाएगी, कहेंगे 2 पाई r और r इज x हियर, तो 2 पाई x। देन एलिमेंटल एरिया इज लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 2 पाई x dx। तो dA इज इक्वल टू 2 पाई x dx। Then elemental current which is di is equal to J dot da। यहाँ पे एरिया वेक्टर करंट दोनों का डायरेक्शन सेम, इसलिए J इंटू da लिख दिया क्योंकि cos 0 बराबर 1। तो यहाँ पे भी आपको J से वैल्यू पुट करनी होगी। अच्छा, J बराबर क्या है,
जे इज इक्वल टू पुट करिए सी एक्स स्क्वायर 2 पाई एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन लिमिट, एक्स को कहां से कहां इंटीग्रेट कर दें कि यह पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन कवर हो जाए। कहां से कहां इंटीग्रेट करें कि पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन कवर हो जाए। x बराबर 0 पुट करेंगे तो एक रिंग होगा जो कि पॉइंटेड होगा, जो कि सेंटर पे लाई करेगा। x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, रिंग के ऊपर रिंग ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और कहां तक ले जाना है, फ्रॉम 0 टू r। इंटीग्रेट कीजिए जरा इसको तो हमको बताइए तो, सी एक्स स्क्वायर 2 पाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन विल बी c इंटू 2 पाई एक्स क्यूब बाई 3, एंड जब लिमिट पुट करेंगे तो r क्यूब बाई 3, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो 2 पाई सी आर क्यूब बाई 3, 2 पाई सी आर क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर इधर x, टोटल हो गया एक्स क्यूब। ओके, एक्स क्यूब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 4/4 होगा, यहां पे ध्यान से देखिए 4/4, एंड द फाइनल आंसर इज पाई सी r to the power 4/2, 4/2, this will be your final answer। हाँ, तो डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन का आपको साइन दिखना चाहिए ना, आप गलती से भी गलती ना करें। ओके, क्लियर है ये? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज on the same concept based, in a long wire of square cross section, this one is the square of side length L, it means square का side length दे रखा है, जो क्रॉस सेक्शन है उस वायर का, उसका L साइड लेंथ दे रखा, जहां पे करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू A e टू द पावर bx एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड द करंट इन वायर। और एक्स की वैल्यू देखिए कहां से लेना, तो कहीं से भी ले सकते हैं आप, फ्रॉम दिस इन टू दिस इन, फ्रॉम मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक। नाउ क्या करिए काम, यहां से यहां की वैल्यू को x इज इक्वल टू 0 कंसीडर यदि करेंगे इस लाइन को, तो ये आपकी लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू L। पहले ये ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए चीजों को, लिखिएगा नहीं एकदम। यहां से x डिस्टेंस के बाद एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट का थिकनेस dx कहा। अब इस dx सिर्फ क्रॉस सेक्शन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ क्रॉस सेक्शन है वायर का, और जो कि स्क्वायर फॉर्म में है। इसका जो एरिया होगा, विच एरिया इज dA, एंड इस एलिमेंटल एरिया डी से जो करंट पास करेगा विच इज डी इज इक्वल टू जे डॉट डी ए कॉस 0 बराबर 1, जे इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर बी एक्स इंटू एलिमेंटल एरिया डी ए इज वॉट, लेंथ इज, देखिए एलिमेंटल स्ट्रिप उसका एरिया कितना होगा, तो ये देखिए लंबाई L है और चौड़ाई इसका dx, देन एलिमेंटल एरिया इज L dx। Put the value here, L dx is equal to di। x को कहां से कहां मूव कर दें कि हमें कंप्लीट करंट मिल जाए, तो कहेंगे ऐसे ही यहां ये सब पूरा का पूरा एलिमेंट का एरिया आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। कहां से कहां तक दौड़ाना है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू L। तो पुट कीजिए लिमिट फ्रॉम 0 टू L, दिस विल गिव यू नेट करंट I। AL कांस्टेंट है, e टू दी पावर bx dx फ्रॉम लिमिट 0 टू L। डू इट फास्ट। ओके, AL e टू दी पावर bx, इंटीग्रेशन सेम होगा बट डिवाइड बाई b, लिमिट फ्रॉम 0 टू L।
यदि आपकी स्पीड इंटीग्रेशन की वजह से रुकती है तो थोड़ा आपको गणित पे काम करना होगा, बेसिक इंटीग्रेशन। और मुझे जहाँ तक लगता है कि नीट के स्टूडेंट ही थोड़ा रुक रहे होंगे, अदरवाइज आईटी वाले तो कर ले रहे होंगे। देखिए e टू दी पावर बी एक्स बाई बी को बाहर कर लिया, लिमिट पुट करेंगे e टू दी पावर बी एल माइनस लोअर लिमिट e टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आई। This will be your final answer. Okay. Moving to the next slide, drift velocity of the free electron. मैं आपको याद दिला दूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, और जब किसी कंडक्टर को बैटरी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट का सेटअप हो जाता है। उससे क्या होता है, कंडक्टर के इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, और जो इलेक्ट्रॉन, जो कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं और वो रैंडम मूव करते हैं, बट इन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अलाइन हो जाते हैं टू मूव आर टू ड्रिफ्ट along the along just in opposite direction of electric current. Okay, and the current is established in the conductor. Let's say current I is established here. Then drift velocity is what? Vd is equal to, we will not go through the derivation, Vd is equal to mu into E, where E is the mobility of the free electrons, where mu is the mobility of free electrons. Okay, and one more thing, if we define mobility, let's see here, mobility mu is equal to, where Vd is the drift velocity, na? Vd is the drift velocity. If we define mu is equal to Vd by E, which is termed as mobility. If we say E is equal to 1 volt per meter, then mu is equal to Vd. Then what is the definition for the mobility? It is defined as drift velocity when unit electric field is set up. Unit EF, electric field setup. यूनिट की बात करें, म्यू का यूनिट क्या होगा, तो देखिए थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय, एक मिनट टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय वोल्ट पर मीटर, देन यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड. ओके, ये हो गया यूनिट. तो मोबिलिटी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई. रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. जस्ट आई write the relation. If the area is A and current flowing which is I through this conductor, then J is equal to I by A, and the relation J is equal to NEVD. NEVD. We define the term one by one. N is called the electron density. Electron density, or can say that number of electron per meter cube. 1 मीटर क्यूब यदि वॉल्यूम लें वायर का, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं. E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और यदि इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, J वेक्टर इज इक्वल टू NEVD वेक्टर. ध्यान दिए, जब वेक्टर फॉर्म में पुट करेंगे तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन शुड बी निगेटिव.
यानी 1 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, बिकॉज वाई नेगेटिव साइन इज पुट हियर। जब तक नेगेटिव साइन नहीं पुट करेंगे तब तक ये वेक्टोरियली सम नहीं सही नहीं हो पाएगा। वजह क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है यह हाई पोटेंशियल से की तरफ है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी इधर, इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हो रहे हैं, जहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप है, यानी जे वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर है क्योंकि करंट भी इधर है। तो दोनों का जो डायरेक्शन होता है VD और जे का, दोनों का जस्ट अपोजिट होता है। कब यहां पे अपोजिट पता चलेगा? जब तक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव नहीं पुट करेंगे तब। ओके, लिखिए इसको, एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते चलिए। मूविंग टू द सम बेसिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज ए कॉपर वायर हैविंग ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 6 mm in side, यानी A is equal to 36 mm square. The wire is 10 meter long, length of the wire is 10 meter, carries a current I is equal to 3.6 ampere. The electron density N is equal to 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube. Per meter cube is the unit for electrons density, and the question is find the current density in wire J, and how much time taken for an electron to travel the length of wire. So first of all you have to calculate VD, after that you can calculate time period, which is total length is L divided by VD. J is I by A, I is 3.6 divided by 36 into 10 to the power minus 6 meter square. If you put the value here 3.6 and ये कैंसिल हो जाएगा और ये 10 to the power 6 ऊपर हो जाएगा आपका, and 10 to the power 5 ampere per meter square. This will be your current density. Now VD, J is equal to NEVD, then VD is equal to J by NE. J is equal to 10 to the power 5 divided by 8.5 into 10 to the power 28 into 1.6 into 10 to the power 19. You have to calculate VD. VD आपने कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेशन है। VD कैलकुलेट हो गया, यानी है क्या कि यदि 10 मीटर लेंथ का वायर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये हमें पता चल चुका। तो एक इंड से दूसरे इंड पे लगने वाला जो समय होगा यहां से, तो लेंथ इज 10 मीटर डिवाइड बाय VD आप कैलकुलेट कर लेंगे, उतना सेकंड आएगा। दिस विल बी योर सेकंड आंसर एंड दिस वन इज योर J इज योर फर्स्ट आंसर। यानी VD आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ये इंटरमीडिएट स्टेप है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपके एंड पे मैं छोड़ देता हूं, लिख लीजिए इसको। Do this question. A current of 16 ampere passed through a conductor in which concentration of electron is 4 into 10 to the power 28 per meter cube and its cross sectional area is 10 to the power minus 5 meter square. Find the drift velocity of the electron in the conductor. VD is equal to J by NE. J is equal to I by A into N into E. I is equal to 16, area is equal to 10 to the power minus 5, N is equal to 4 into 10 to the power 28 and E is equal to 1.6 into 10 to the power 19. -19 पुट करना था पिछले क्वेश्चन में,
हाँ, तो सॉल्व जरा कीजिए तो जरा इसे। बहुत ही आसान कैलकुलेशन होगा। 1.6 को ऐसे कैंसिल कीजिए, ऊपर हो गया 10 एंड 10 टू द पावर -5 -19 हो गया आपका 24 और 10 टू द पावर 4 तो 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2.5 into 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज द वेरी स्लो स्पीड। 1 सेकेंड में 1 मिलीमीटर से भी कम हिस्से में चलता है। बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या कहता है, तो आपको डेफिनेशन पता होगा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहां से लिखते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, where R is the resistance and R is equal to rho L by A, where rho is the resistivity क्या लिख दिया मैंने, रजिस्टिविटी। ओके, यदि यूनिट की यदि बात करें तो यहां से रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, आप जानते होंगे। तो रजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा वो होगा ओम एंड ओम मीटर। यदि ग्राफ की बात करें ओम्स लॉ की, तो देखिए V वर्सेस I का यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो यह ओरिजिन से होकर पास करता है और ये एंगल थीटा विच इज tan थीटा इज द स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ। ये बच्चों V है और ये I है। यदि इस ट्रायंगल में देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू V बाई I अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इज इक्वल टू R, और tan थीटा इज द स्लोप, यानी जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी स्लोप ही R को रिप्रेजेंट करता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यदि मैं ऐसे दे दूं कि V वर्सेस I का ग्राफ है और एक ये लाइन है एक ये लाइन है, दोनों ओरिजिन से पास कर रही हैं। इस पे रेजिस्टेंस R1 है, इस पे R2 है। ऑप्शन नंबर 1 R1 इज इक्वल टू R2, दूसरा R1 इज ग्रेटर देन R2, तीसरा R1 is less than R2, and चौथा none of these. Which of the option is correct for this graph? बताइए जल्दी से हमें। R1 ही R2 से ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और यदि यही ग्राफ I वर्सेस V का हो रहा था, I y एक्सिस पे V x एक्सिस पे, तो जिसका स्लोप ज्यादा होता उसका रेजिस्टेंस कम होता, उल्टा हो जाता है कि नहीं। यदि हम सर्किट सिंबल की यदि बात करें तो ये देखिए रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और इसके इस टर्मिनल को या जंक्शन को A कहूं और इसको B कहूं, तो A से B की तरफ मूव करें तो VA, और करंट के डायरेक्शन में यदि रजिस्टर आता है, करंट के डायरेक्शन में, तो रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा -IR इज इक्वल टू VB, और यहां से हम लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू R, और VA माइनस VB को ही हम V लिख रहे हैं। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन इट। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ। VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू R। तो हाउ वी मूव थ्रू द रजिस्टर अक्रॉस द सर्किट, एक छोटा सा एग्जाम्पल रहा। ठीक है, लिखिए इसको। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी बाय एक्सपेरिमेंट
by experiments, the relation is rho theta is equal to rho naught 1 plus alpha delta theta. This is the behavior of resistivity accordance with temperature. Delta theta is the change in temperature and alpha is the coefficient of resistivity, and rho naught या rho zero is the initial resistivity, and rho theta is the final resistivity. Okay, and if we ignore थर्मल एक्सपेंशन, ध्यान दीजिएगा, थर्मल एक्सपेंशन को इग्नोर करें, यानी हीट के दौरान यदि वायर ऑफ लेंथ इंक्रीज नहीं होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं आता है, तो रिलेशन आपको पता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पे L बाई ए टर्म कांस्टेंट रहेगा, तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो कह सकते हैं हम। देन दिस रिलेशन विल बी मॉडिफाइड इन फॉर्म ऑफ R थीटा इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा डेल्टा थीटा इज सेम एज द प्रीवियस इक्वेशन एंड R नॉट is the initial resistance and R theta is the final resistance. This relation, accordance with this relation, several question asked in the examinations. Okay, तो लिखिए इसको, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। Moving to the question part, question is a copper coil has a resistance 20 ohm. Has a resistance 20 ohm at 0 degree Celsius and the resistance become R theta is the final is the 26.4 ohm at 80 degree Celsius, then delta theta is equal to 0 and 80, any temperature difference is 80 minus 0 and 80 degree Celsius. Find the coefficient of resistance of the copper wire. Then relation is R theta is equal to R 0 1 plus alpha delta theta. Put all the values here. 20 1 plus alpha delta theta is 80 and R theta is 26.4. Divide by 20 in this side and transpose the position of 1 and then you will get the value of alpha. Do soon. This implies that 1.32 minus 1 is equal to alpha into 80 divided by 80, then alpha is equal to 0.32, it means 32 into 10 to the power minus 3 divided by 8 and is equal to 4 into 10 to the power minus 3 per degree Celsius. 0.004 will be our answer. Moving to the next question, a conducting wire of resistance 120 ohm at 20 degrees Celsius. First put the value of 120. It is connected to the circuit due to flow of current. Its resistance become 240. Find the final temperature. This one is the delta theta and resistance is temperature coefficient of resistance 2 into 10 to the power minus 4. ये लीजिए, हो गया। अभी डेल्टा थीटा निकाल लेते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ। तो ये देखिए आपका हो गया 2, 1 इधर किया, 1 इज इक्वल टू या 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू डेल्टा थीटा and that is equal to 0.5 यानी 5 into 10 to the power yes 5 into 10 to the power 3 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस डेल्टा थीटा हो गया। इनिशियल टेम्परेचर इज
20 degree Celsius. Then final temperature is the initial temperature plus change in temperature, और यही डेल्टा थीटा या डेल्टा टी लिख रहे हैं. इनिशियल इज 20 प्लस 5000, देन द फाइनल आंसर इज 5020 डिग्री सेल्सियस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन per second pass through a section of a resistance R is equal to 20 ohm across the potential V is equal to 64 volt. Then I is equal to V by R is equal to 64 by 20 is equal to 3.2 ampere current flow कर रहा है, and that is equal to N into E. Then N is equal to 3.2 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19, and the final answer is 2 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू पर सेकेंड. इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पास करेगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे. थैंक यू वेरी मच. ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन. कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए.